हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है। इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 8 तक हमने अपलोड कर दिया है अभी तक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में यानी प्रैक्टिस सेट 9 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि 1 से 8 हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो इसके लिए हमने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और ये सभी प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो देखिए, एक महाकाव्य हमारे पास है, इसका नाम क्या है, बुद्ध चरितम है। ठीक है, तो आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा और चौथा आपके पास है कि अश्वघोष के द्वारा। तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे, जो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो अश्वघोष के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। बुद्ध चरितम दोस्तों हम बात करें तो ये क्या है, तो ये एक संस्कृत का महाकाव्य है। ठीक है, यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये किसका महाकाव्य है तो ये आपके संस्कृत का महाकाव्य है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी रचना जो हुई थी वो दूसरी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, दूसरी शताब्दी में हुई थी। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, जो बुद्ध चरितम है ना, इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो गौतम बुद्ध के मतलब जीवन के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम दोस्तों बात करें नागार्जुन का, तो इन्होंने क्या किया था, शून्यवाद का नियम दिया था। ठीक है, किसने दिया था, शून्यवाद का नियम किसने दिया था, पूछा जाए आपसे तो नागार्जुन साहब के द्वारा जो है ना शून्यवाद का नियम दिया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें अगर किसका, हेमचंद्र की बात करें दोस्तों, तो श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। कई बार के जन्म से भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव यानी कि लाहौर रिजोल्यूशन को किस वर्ष में अंगीकृत किया था। तो आप सबको पता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो इसमें लाहौर जो प्रस्ताव हुआ था ना किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, आपको बताना दोस्तों। ये हुआ था कब, 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1940 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना हमारे पास, यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसकी दोस्तों जो हम बात करें अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया गया था आपके, हम आपको तुरंत क्या बताए थे, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसकी मतलब अध्यक्षता की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और और पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, तो 1933 में जो पाकिस्तान नाम है ना इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसे ही पॉइंट आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य, ठीक है, का नाम बतलाइए। तो इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जो जोड़ता है ना जलडमरू मध्य, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डोबर जलडमरू मध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो मतलब कि डोबर जलडमरू मध्य है ना किसको किसको जोड़ता है, तो आपको बताना होगा कि इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, तो डोबर जलडमरू मध्य करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगर फ्लोरिडा जलडमरू मध्य का, तो फ्लोरिडा जो जलडमरू मध्य है ना इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो ये जो है ना मैक्सिको की खाड़ी, आप लोग याद रखेंगे, एक सेकेंड, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और ये जो है ना अटलांटिक महासागर, अट ए टी एल, अटलांटिक महासागर,
और CLC, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ने का काम करता है कौन, तो फ्लोरिडा जलडोंगो मध्य। और हम बात करेंगे नॉर्थ चैनल की, तो दोस्तों ये आयरिश सागर को, किसको, आयरिश, आयरिश आयरिश सागर को, और जो है हमारे पास है अटलांटिक महासागर को, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ता है कौन सा, नॉर्थ चैनल जोड़ता है अटलांटिक महासागर को। और पाक जलडोंगो जो है ये मन्नार की खाड़ी, किसको, तो ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और जो है ना ये आपके बंगाल की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को ये क्या करती है, आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर से हम आपको बता दें, जैसे इंग्लिश चैनल है ना, ये आपको उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो डोबर जलडोंगो मध्य जोड़ती है, ठीक है। नॉर्थ चैनल को कौन जोड़ती है, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर जोड़ती है। उसके बाद जो फ्लोरिडा है ये मैक्सिको की और अटलांटिक को जोड़ता है, और जो पाक जलडोंगो मध्य है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या रहेगी, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए, जो नदी बेसिन है ना, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी बेसिन होता है ना, ये क्या है ना, आपके विश्व के सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो नदी बेसिन है ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। और गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी भी है। आपको पता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है ना भारत में गंगा नदी की लंबाई है, जो सबसे अधिक लंबाई वाली नदी है, ठीक है। चलिए, और ये जो गंगा नदी है दोस्तों, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आपको पता है कि वो किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोग ज़रूर बताएँगे। अमेज़न दोस्तों नदी है, विश्व की सबसे जो चौड़ी नदी है ना, वो कौन-सी है, अमेज़न है। और सबसे लंबी नदी कौन-सी है विश्व की, तो ये कौन-सा दोस्तों है आपके पास, तो नील नदी है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के जो है ना निषेधाधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को यानी कि निषेधाधिकार क्या होता है, वीटो पावर, ठीक है, क्या होता है, वीटो पावर। तो किस अनुच्छेद में वीटो पावर की चर्चा की गई है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो अनुच्छेद 111 है ना, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रपति को वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है। और वीटो पावर जो भारतीय संविधान मतलब राष्ट्रपति को मिला है, वो कितने प्रकार का मिला है, तो 3 प्रकार के वीटो पावर उनको मिले हैं, ठीक है। 3 प्रकार वीटो पावर मिले हैं, जिसमें पहला क्या हमारे पास है, तो पूर्ण वीटो, क्या है, पूर्ण वीटो, यानी कि कोई भी वीटो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप मतलब कि अपने पास रख लेते हैं। कोई कानून आपके पास आया, उस पे आप कोई निर्णय नहीं देते हैं, तो आपको वीटो कहा जाता है। अब देखिए, ठीक है, तो एक होता है वीटो, पूर्ण वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो, और एक होता है कौन सा, पॉकेट वीटो। क्या होता है, पॉकेट वीटो होता है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो उतना आगे हम नहीं बढ़ते, क्योंकि इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि कितने वीटो पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास, तो आपको बताना होगा। तो 3 वीटो पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, इसके तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं ना, यानी कि जो एडहॉक जो होते हैं, एडहॉक मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से हम किसी को जो मतलब चुनते हैं ना, एडहॉक जनरल, तो वो होती है कौन सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ तदर्थ होते हैं। प्रमुख रूप में नियुक्त किसे कर सकते हैं हम लोग, तो दोस्तों हम लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं। और ये किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर जो है 127 में एडहॉक जनरल की बात की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। पहला है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दूसरा के पास है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, और तीसरा के पास है कि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो आपको बताना होगा कि कौन सी जो है ना अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और 2 कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी तीसरा कथन यहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं। तो समान संख्या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या समान होगी, आपको हम कल भी बताए थे पिछले प्रैक्टिस सेट में, इलेक्ट्रॉन संख्या समान होगी, यानी कि जो समस्थानिक होता है ना, उसमें क्या होती है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और संभारिक में क्या होती है, उसकी भार जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक जो मतलब मास होती है, भार होती है, वो क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी,
तो इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले परमाणु आयन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? समान होती है। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज असहिष्णुता की हम बात करें दोस्तों, तो इसे बोलते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंत दुग्ध उत्पाद में पाए जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोज असहिष्णुता के नाम से हम लोग जानते हैं। और लैक्टोज जहाँ भी रहेगा ना, वो आपके दूध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। और अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों आपको हम बता दें, नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग जो है ना, योजना आयोग के स्थान पे आया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है नीति आयोग की। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और वर्तमान जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वही क्या है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आकांक्षी ब्लॉक है ना और जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको प्रथम स्थान मिला है, तो उनका नाम क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ब्लॉक की हम बात करें तो रायगढ़ होगा और जिला कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। उस पर का ऑप्शन सी जो यहाँ पर आंसर होगा। रायगढ़ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो उड़ीसा है, आपको पता ही है, ये एक स्टेट है देश का। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से है। यानी कि हॉकी का संबंध किससे है? मैदान से है। उसी प्रकार से बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? दोस्तों आप लोगों को पता है, जो हॉकी है, हॉकी कहाँ खेलते हैं हम लोग? मैदान पे खेलते हैं, यानी फील्ड पे खेलते हैं। उसी प्रकार जो बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन खेल कहाँ पे खेली जाएगी? तो दोस्तों आपको कहाँ खेली जाएगी? कोर्ट में खेली जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है हमारे पास कि ये जो आपकी आकृति दे रखी है ना, इससे ट्रांसफॉर्म होकर ये आकृति बनी है। तो इससे ट्रांसफॉर्म होकर क्या कौन सी आकृति बनेगी आपको ये बताना है। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, तो आप जो यहाँ पे शैडो में है, यानी कि जो रंगीन है, उस इधर आने के बाद क्या होता है? व्हाइट व्हाइट हो जाता है, वो रंगीन हट जाता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो कि जितनी भी यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल जब इसमें आता है तो ट्रायंगल व्हाइट हो जाता है। लेकिन जो जो पार्ट है ना सर्किल का, जो मतलब रंगीन नहीं है, इधर आने के बाद वो क्या होता है? रंगीन हो जाता है। ठीक है, इसमें शैडो आ जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, आकृति सेम ही रहेगी। ठीक है, आकृति सेम रहेगी तो क्या आकृति होगी? क्या ये आकृति नहीं होने वाली है। और जो ये एलिमेंट है ना, यानी ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये भी ट्रायंगल ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 ट्रायंगल है, तो इसमें भी 4 ट्रायंगल होगा। यहाँ पे 5 ट्रायंगल है, ये भी आपको नहीं होने वाला है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ये भी नहीं होगा। क्यों होगा? यहाँ पे व्हाइट है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी कहाँ पे है? बी में ही दे रखा है। ठीक है, बस आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी सवाल को रीजनिंग में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकृति में से तीन एक निश्चित तरीके से संगत है और एक असंगत है। ठीक है, तो कौन सी आकृति यहाँ पे असंगत हो जाएगी? यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 आकृति किसी न किसी तरह से समान है और एक आकृति ऐसी होगी जो समान नहीं होगी। आपको वही चूज करना है जो समान नहीं है। आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इसके विपरीत है और ये क्या है? इसके विपरीत है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे विपरीत है। लेकिन दोस्तों इसमें देखेंगे ना आप, तो ये विपरीत नहीं है। सभी का जो ट्रायंगल है ना, सबका ऊपर ही मुंह उसका खुला हुआ है, तो इस प्रकार यही अंतर है। सभी में क्या था? विपरीत था, इसमें विपरीत नहीं था। तो आपको क्या चूज करना था? जो तीनों में समानता नहीं है वही आपको चूज करना था। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है ना, पहले इसको आपको गिन लीजिएगा। जैसे कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 हो गया ना। इसमें आपको ये करना है कि जैसे 28 हो गया, इसका आपको पेयर बनाना है कि जैसे 7 का पेयर बनेगा 4 गो, ठीक है, 4 का पेयर बनेगा 7 गो, इस टाइप से। तो इसे आप बना लेंगे ना दोस्तों, तो बनाने के बाद जो आपकी आएगी वो CEHH आएगी। यानी कि यहाँ पे C आएगी, यहाँ पे E आएगी, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? H आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है
और कहती है, यानी कि मधु नाम की कोई लड़की है और किसी तस्वीर के बारे में मतलब देख करके बोलती है, क्या बोलती है, यह मेरी माँ, यानी तस्वीर जो है ना मेरी माँ, तो इसकी कोई मधु की कोई माँ होगी यहाँ पे, होगी ना। तो यह मेरी माँ की बहन, यानी कि मधु की कौन होगी, मौसी हो गई, की बेटी है। तो बहन की बेटी कौन लगेगी आपको, बहन की जो बेटी है वो आपको कौन लगेगी। तो तस्वीर वाली महिला बहनों से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन की बेटी आपको क्या चचेरी बहन लग सकती है या ममेरी बहन लग सकती है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, चचेरी बहन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि यदि अल्फा का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है, बीटा का अर्थ होता है गुना, और गामा का अर्थ होता है माइनस, और ओमेगा का मतलब होता है प्लस, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ दे रखी है ना उसको आप क्या करना है, उसके मान को वहाँ पे पुट कर देना है आपको। जैसे कि 8 है ना, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे गामा की जगह पे यहाँ पे माइनस कर देंगे, और बीटा की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और ओमेगा की जगह पे क्या कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा -31/3, का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। कथन कह रहा है कि गीता से रंजीत कहती है, मीना के पास एक कुत्ता है, ठीक है। और देख लेते हैं कथन हम लोग। और कथन दूसरा कह रहा है कि गीता से रंजीत कहती है कि मीना के पास एक कुत्ता है। निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पे, रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है, गीता को कुत्ते पसंद है। इसका निष्कर्ष आपको निकालना है। दोस्तों निष्कर्ष आप निकालेंगे ना, तो इस जो कथन आपके पास दे रखी है ना, इससे इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। जब दोनों का कोई मतलब नहीं रहेगा तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। तो कथन है आपके पास x² माइनस 2nx प्लस 64 बराबर 0। तो उपयुक्त समीकरण के लिए एक हल 8 है। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा कि दोनों 1 और 2 क्या है यहाँ पे पर्याप्त है आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो आपके पास आकृति दे रखी है ना, ऐसी आकृति सेम आपको किस ऑप्शन में आपको दिख पा रही है, इसको आपको ढूंढ के निकालना है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति आपको कहाँ पे दिखेगी, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यहाँ पे आपको ये मतलब कि आकृति दिखाई दे रही होगी, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो आपको यही ध्यान देना है। देखिए डी आंसर आया लेकिन कहाँ पे, ऑप्शन ए में डी दे रखा है। तो एग्जाम में आजकल ऐसे ही प्रश्न मतलब ऑप्शन दिए जाते हैं। कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां डॉक्टर्स हैं, ठीक है, यानी हम लड़कियां मान लेते हैं, कुछ लड़कियां क्या है आपके पास, तो डॉक्टर है, डी मान लेते हैं। सभी डॉक्टर्स बहनें, और सभी डॉक्टर्स जो यहाँ पे है वो क्या है आपके पास, बी से बहनें मान लेते हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लड़कियां बहनें हैं, तो कुछ लड़कियां बहनें हैं क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पहला कथन जो है बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा कथन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सभी बहनें लड़कियां हैं। तो सभी बहनें लड़कियां हैं क्या, नहीं, कुछ है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार क्या हुआ हमारे पास, तो सिर्फ एक कथन सही है जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके हिंदी के सवाल शुरू हो रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो स्त्रीलिंग होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो स्त्रीलिंग नहीं होगा। आपको क्या चूज करना है, जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन डी है ना, दीवार, दवार, ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। जबकि दवात, दवाई और दवान ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के रूप होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यदि आपके पास आलस्य नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, फुर्तीले तरीके से काम करेंगे और अपने काम को अचीव कर लेंगे। यदि आपके पास लेजीनेस होगा, आलस होगा, तो आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कथन क्या है, सही है क्या। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो वाक्य का शुद्ध रूप जो है ना, यही पहला ही कथन क्या है यहाँ पे शुद्ध दे रखा है कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बातें बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखी है और कथन भी यहाँ पे सत्य है। दूसरा है कि वे जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। उन्होंने छक कर पेट भर खाया,
ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? तो पुष्ट का विलोम क्या होगा? छीन हो जाएगा। क्या होगा? पुष्ट का विलोम यहाँ पे क्या होगा? छीन हो जाएगा। और दोस्तों प्रकृति की हम बात करें, अगर प्रकृति का विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है। इसका उल्टा क्या होगा? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि दुष्ट का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो दुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा आपके पास? तो दंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? नहीं, तो पुरस्कार का विलोम दोस्तों क्या होगा? दंड देना। किसी को हम पुरस्कार देते हैं ना, उसका उल्टा क्या होगा? दंड देते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको, और दुष्ट व्यक्ति का उल्टा क्या होगा? सज्जन व्यक्ति हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या बोलते हैं? कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं? कृतार्थ के नाम से जानते हैं। कौन सा शब्द दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो दैत्य मतलब क्या होता है? दुश्मन, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए ना, राक्षस हो गया दैत्य, दानव हो गया, निशाचर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? दैत्य के उदाहरण होते हैं। लेकिन भसुर जो है ना, ये दैत्य का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी आपके पास भसुर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और भसुर मतलब क्या होता है? तो भसुर मतलब क्या होता है? ब्राह्मण होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची है किसका? ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है? भसुर होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः डैश होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः होते हैं वो उच्छ्वासित होते हैं। क्या होते हैं? उच्छ्वासित होते हैं, वे गीत के रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हो चुकी है। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एक लाठी से हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छे बुरे का अंतर ना करना। ठीक है, यानी एक ही लाठी से हाँक दिए, मतलब अच्छा भी को भी हम पहचान नहीं पाते हैं और बुरे को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसका ही अर्थ होता है कि एक लाठी से हाँकना। अगला प्रश्न तो आपके पास एक गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, तो इसको आप बना लेंगे। कहाँ से बना लेंगे? आपको हम बता रहे हैं अब। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से। रिक्त स्थान एक में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? आपको जो रिक्त स्थान बतलाए थे ना वहाँ पे, उसके लिए सर्वाधिक जो अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि यहाँ का आंसर हो जाएगा और उसका आंसर क्या होगा? आकृति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। रिक्त स्थान 3 में क्या आंसर आएगा दोस्तों? तो ये आपके पास जनन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिनोनिम्स बताना है आपके पास किसका? कोब का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोब का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो कोब मतलब होता है खारी। क्या होता है? खारी होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपके पास? तो बे मतलब क्या होता है? खारी होता है। जैसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्रैटर, क्रैटर मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी होता है ना, बोलते हैं क्रैटर। तो ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुख से बोल सकते हैं। और जो होलो है ना, इसका मतलब क्या होता है? होलो मतलब होता है खोखला। क्या होता है? होलो मतलब होता है खोखला। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और पीठ मतलब क्या होता है? तो खंडक होता है। क्या होता है? खंडक होता है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि हम ड्रम का क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो हम ड्रम का आपके पास सिनोनिम्स बताना है, आपको बताना है सिनोनिम्स। ठीक है, तो हम ड्रम का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है नीरस। क्या होता है? इसका मतलब होता है नीरस। हम ड्रम का मतलब क्या होता है? नीरस होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो मोनोटोरस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? नीरस होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? समकालीन होता है। ठीक है, और नॉइज मतलब आपको पता है कि शोरगुल होता है। और म्यूजिकल मतलब क्या होता है? म्यूजिकल मतलब क्या होता है? संगीतमय होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है किसका? तो डिप्रीडेशन का आपके पास एंटोनिम्स बताना है। इसका मतलब होता है दोस्तों विध्वंस। क्या होता है? इसका मतलब होता है विध्वंस, यानी कि जो किसी को विध्वंस कर देता है, तोड़ फोड़ देता है, उसे बोलते हैं विध्वंस कहते हैं, या विनाश के नाम से जानते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विनाश का उल्टा क्या होता है? निर्माण करना। इस प्रकार जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इसी का मतलब इसका विलोम होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्माण करना होता है। और जो प्लंडर होता है, इसका इसे बोलते हैं लूट का सामान को प्लंडर कहते हैं। और प्लेज मतलब क्या होता है? प्लेज मतलब दोस्तों आपके पास होता है हिंसक तरीके से लूटपाट करना को प्लेज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिर से कह रहा है कि वेन, वेन का आपके पास क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो वेन है ना, इसका मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कम होना। वेन का मतलब क्या होता है? कम होना होता है इसका मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में होना। तो इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि ए पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। एक ऐसा
सिटी पार्ट मतलब सिटी का एरिया जहाँ पे स्लम लोग रहते हैं, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि घेट्टो बोलते हैं, मलिन बस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेट्टो मतलब क्या होता है? मलिन बस्ती। जैसे कि यहाँ पे स्लम लोग रहते हैं ना, झोपड़ी बना के लोग सब रहते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? मलिन बस्ती कहते हैं। और मेट्रोपोलिस मतलब क्या होता है? महानगर बोलते हैं, ठीक है? कॉलोनी तो आपको पता ही है। और मतलब कि और सुब्रम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बस्ती होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? बस्ती होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्रेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? आपके पास कंप्यूटर है, सवाल आ चुके हैं, तो इससे हम लोग प्रवाह चित्र के यानी कि जो फ्लो चार्ट होता है ना, इसके द्वारा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, पहला कथन दे रखा है आपके पास, तो ये जो है ना आपके पास पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए इंटेंशन का उपयोग करता है, ये बात सही है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी ये जो है ना यहाँ पे सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है? तो ऑक्टल सिस्टम की हम बात करें अगर, तो ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिटल का जरूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टल कहते हैं। कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? यदि आप कक्षा में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रेजेंटेशन होगा ना, वो कौन सा होगा आपको बताना है दोस्तों। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो होती है कक्षा में सबसे अच्छा मतलब कि प्रेजेंटेशन के लिए होता है पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों को उनके आधार पर आकार के आधार पर आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। वर्कशीट है, सेल है, वर्कबुक है। यानी कि आरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम होता है, ठीक है? यानी कि सॉरी बढ़ते क्रम होता है आरोही मतलब। सबसे छोटा कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है? इस प्रकार से आपको सजाना है। तो आप इसे सजा लेंगे दोस्तों, तो सजाने के बाद जो आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन से पहले सेल आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? वर्कशीट होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? वर्कबुक होता है, ठीक है? तो वर्क सेल हो गया पहले छोटा, उसके बाद वर्कशीट हो गया, उसके बाद क्या होगा? वर्कबुक हो गया। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो दिए गए हैं वाईफाई मॉडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल, निम्नलिखित में से कौन सा जो शेष से भिन्न है? ठीक है, तो शेष से भिन्न कौन सा आगे हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे जो सी है ना, फाइल जो है ये हार्ड ड्राइव वाला है, मतलब कि सी मतलब क्या? केवल बी, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। वाईफाई दोस्तों क्या है? तो वाईफाई यूज कैसे करते हैं हम लोग? मॉडेम के द्वारा करते हैं। और जो क्रोम है ना, क्रोम जो है ये केवल गलत है। क्रोम क्या है आपके पास? क्रोम जो है आपके पास क्या है? एक एक तरह की जो है ना मतलब कि जैसे गूगल का क्रोम होता है ना, ठीक है? तो वही क्रोम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? ब्राउज़र है क्रोम। फाइल हार्ड ड्राइव हो गया और चार्जिंग केबल हो गया। इस प्रकार जो अंतर है केवल बी में दिख रहा है। डाटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानें। पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद क्या-क्या होता है आपको ये जज करना है। देखिए सबसे पहले आप इनपुट देंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा इनपुट, और प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? आपके पास आउटपुट देगा, उसके बाद क्या होगा? आप उसे स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही प्रक्रिया आपको करना है जो सही तरीका बतलाता है। डैश मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो मदरबोर्ड का भाग कौन सा यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों? तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट ये होगा, स्टोरेज कनेक्टर होगा, मेमोरी स्लॉट होगा, जबकि डीवीडी ड्राइव जो है ना, ये आपके मदरबोर्ड का भाग नहीं होगा। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण होते हैं। तो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक, ये किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? तो ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस के होते हैं, यानी कि इसे आप इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है, तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन माप सकते हैं हम लोग, वो हम लोग डॉट पर इंच यानी डीपीआई में माप सकते हैं, डॉट पर इंच में माप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे दोस्तों, और जो आंसर निकल के हमारे पास आएगा, पहला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है और दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से भारित कोड है? तो दोस्तों जो भारित कोड है बीसीडी जो है आपके पास क्या होते हैं? एक भारित कोड है। सेमाफोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन डी है ना, एक प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण खंड में प्रवेश करने से पहले लॉक प्राप्त करना चाहिए, जब ये महत्वपूर्ण खंड से बाहर निकलता है तो ये लॉक रिलीज कर देता है। तो यही कथन सही नहीं है, बाकी अन्य कथन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न कमांड द्वारा जाने वाला ऑपरेशन क्या होता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान डायरेक्टरी को वर्तमान डायरेक्टरी की मूल डायरेक्टरी में बदलें, यही क्या होता है? लिनक्स कमांड के बारे में बतलाता है। एडोब प्रीमियर, एप्पल आई मूवी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मूवी मेकर टू किसके उदाहरण होते हैं? तो ये सभी जो दोस्तों किसके उदाहरण होते हैं? आपके पास ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। उसके बाद है डिजिटल कैमरा सॉफ्टवेयर और तीसरा आपके पास है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी जो है ना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यही क्या होते हैं, इन सभी का उदाहरण होता है, मतलब एग्जाम्पल है। और आपके पास दोस्तों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सवाल आ चुका है। तो कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेजिडेंशियल एरिया आर, यानी कि आवासीय क्षेत्र के लिए वितरक क्या होता है। ठीक है, तो आवश्यक क्षेत्र के लिए जो वितरक होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो वितरक होता है ये होता है 3 फेज 4 वायर। क्या होता है, 3 फेज 4 वायर होता है। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है, तो भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि होती है डायरेक्ट गराही, यानी कि डायरेक्ट ट्यूब्यूल होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा हमारा। यहाँ पे आपके पास एक सवाल है, यदि एक केबल है जिसके रोधन का आपेक्षिक परावैद्युतांक 4 है, यदि आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी धारिता जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या होगी, आधी हो जाएगी। विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल डैश प्रकार के खंभों का प्रचलन है। तो दोस्तों इसमें हम प्रयोग करते हैं ट्यूबुलर खंभे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के लाइव कंडक्टर गिर के जमीन को छूते हैं तो निम्न में से कौन सी घटना यहाँ पे हो जाएगी। तो घटना दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगी ना, ये घटना होगी करंट भूमि में प्रवाहित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है 33 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, ये जो है ना सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। तो बिजली हमेशा किस पर उत्पन्न होती है, तो नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पर क्या होती है, बिजली हमेशा क्या होती है, उत्पन्न होती है। एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है, तो एक सोलर पैनल में जो मॉड्यूल है वो इंगित करता है, वो सीरीज सोलर सेल की श्रेणी तथा समानांतर क्रम व्यवस्था पे क्या करती है, ये तो इंगित करता है। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा, तो किसी भी वॉशिंग मशीन की यदि बेल्ट ढीली हो जाएगी तो केवल प्लेसेटर घूर्णन नहीं करेगा। ठीक है, बाकी और सभी काम होंगे। एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली से बेस की प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो उष्मा का जो स्थानांतरण दोस्तों होता है ये आपके चालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, चालन के द्वारा होता है। बिजली का हीटर तैयार करने के लिए डैश का तार उपयोग करते हैं हम लोग। तो बिजली का हीटर तैयार करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीन और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये आपके पास सवाल है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए। तो इसका आकार होना चाहिए 250 वोल्ट ग्रेड 1 होना चाहिए और स्लैश 1.4 mm होना चाहिए। दिया गया चित्र डैश के वायरिंग आरेख को दर्शाता है। तो ये जो चित्र है ये किसके आरेख को दर्शाता है दोस्तों, ये आपके सीढ़ी में वायरिंग को दर्शाता है। ठीक है, सीढ़ी नुमा जो वायरिंग होती है इसी को दर्शाता है। नियॉन साइन बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश का निर्भर करता है। तो दोस्तों ये नली में भरी हुई गैस पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। तो किस उद्देश्य से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम वोल्टेज वाले लैंप का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे, स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, कम वोल्टेज वाले लैंप का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके पास एक सवाल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 10 घंटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डैश प्रकाश ऊपर की ओर होता है। तो दोस्तों ये जो 90% है ना, ये क्या होती है, प्रकाश ऊपर की ओर होता है। निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो सोडियम वेपर लैंप है ना, ये क्या होती है आपके, तो एक वर्णीय प्रकाश देता है। एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग डैश प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये वाइंडिंग होती है ना, ये आपके संकेंद्रीय प्रकार की होती है। त्रिकला एसी स्टेटर कुंडलन में प्रति समूह कुंडलों की संख्या डैश के बराबर होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये जो होती है ना, नंबर्स ऑफ टोटल क्वाइल्स पर नंबर ऑफ क्वाइल ग्रुप, यानी कि प्रति संख्या कुंडली समूह के कुल कुंडली की संख्या पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धबंद खांचे कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। वेव वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में समानांतर पथ होते हैं ना, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित डबली एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहते हैं। दोस्तों क्योंकि
क्योंकि दोनों एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए, इसलिए इसे कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये जो आपके पास गति होनी चाहिए, ये आपके पास 1500 आरपीएम यहाँ पे होनी चाहिए। अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। तो अल्टरनेटर का जो वोल्टता नियमन है दोस्तों, ये ऑप्शन में जो एज है ना, इसी सूत्र से क्या कर सकते हैं हम लोग दर्शा सकते हैं। जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशन से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के परावर्तक की गति क्या होती है? तो दोस्तों ये जो प्राकृतिक गति होती है, ये 1000 आरपीएम होती है, ठीक है। जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है, तब आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो दोस्तों वो मोटर जो होती है हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है, क्या करती है? सबसे कम नॉइज उत्पन्न करती है। 1400 मिमी स्वीप के छत्र के पंखों में मोटर की रेटिंग क्या होगी? तो मोटर की रेटिंग दोस्तों कितनी होगी? 120 से 180 वाट यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर में जो कंपनसेटिव वाइंडिंग है, ये इसलिए प्रयुक्त की जाती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सात्विक मोटर की गति भार विशेषताएं किस मोटर की तरफ परिवर्तित होती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो होती है ना, दिष्टधारी श्रेणी मोटर के प्रति क्या होती है? परिवर्तित होती है। विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डैश होती है। तो चालक कुंडली दोस्तों क्या होती है? उच्च एल होती है और निम्न आर होती है, ठीक है। एक एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जुड़ा होता है। तो फेज स्प्लिटर जुड़ा होता है प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ, किसमें? श्रृंखला में जुड़ा होता है। 3 फेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति कितनी होती है? तो रनिंग घूर्णन गति जो होती है दोस्तों, ये तुल्यकालिक गति से क्या होती है? कम होती है, ठीक है। प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि रबिंग साउंड को रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों? तो उचित और नियमित स्नेहन के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि किसी इंडक्शन मोटर को एस स्लिप और एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है कि रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो दोस्तों ये जो आवृत्ति हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। स्टार डेल्टा 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों ये होती है आपके पास तो रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, यानी प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ 220 वोल्ट है, तो द्वितीयक कुंडली में ईएमएफ का मान कितना होगा? तो दोस्तों इसका मान कितना होगा? 40 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, किसमें होता है दोस्तों? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विभव ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये आपके पास सवाल है, कह रहा है कि जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों जब भी डीसी मोटर के चाल को बढ़ाते हैं तब क्या होगा? तब बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगा, यानी कि बैक ईएमएफ बढ़ता है और धारा क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। कंडक्टिंग वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैडर की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी दूरी होनी चाहिए, ये 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज क्या होगी? दोहरी इंसुलेटेड होगी। आईई नियम के अनुसार भूमि में दवाई, धातु, पाइप, पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर संवाहक को क्या कहा जाता है? तो इससे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। द मैक्सिमम पावर दैट ए सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट अंडर ए फॉल्ट इज नॉन एज, यानी उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है? तो उससे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रपटिंग कैपेसिटी, यानी कि रप्चरिंग कैपेसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका नाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि SF6 परिपथ योजक में आर्क समन के दौरान गैस क्या होती है? तो आर्क समन के दौरान जो गैस होती है, ये इसे होती है SF4 तथा SF2 में विघटित हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में करते हैं? तो दोस्तों ये होती है किसमें? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं आर्क बुझाने वाले मशीन के रूप में।
और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न हम आप सभी के लिए छोड़ेंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है और ईजी प्रश्न ही आपके लिए हम छोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।